आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार फिर ये बात याद दिला दें कि पाकिस्तान में मेरे चैनल का मेन पेज और बहुत सी वीडियोस ब्लॉक हैं जिन्हें आप वीपीएन यूज़ करके या कंट्री चेंज करके यूट्यूब का देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा ही बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि वो किसी शख्स की जान लेने की कोशिशें होती हैं, और मुल्ला जो है वो आए दिन ऐसी बातें करते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ऐसी एक बात तहरीक लबैक के मुल्लाओं ने अब शुरू कर दी है जिसमें वो चीफ़ जस्टिस के पीछे पड़ गए हैं। आज हम इस बात को डिटेल में कवर करेंगे कि ये मौलवी जो इस टाइम चीफ़ जस्टिस के सर की कीमत लगा रहे हैं और सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 3 करोड़ की बातें कर रहे हैं कि हम पैसे देंगे अगर कोई चीफ जस्टिस को मार दे। तो देखते हैं, सबसे पहले ये एक मौलवी है इनका जो कि पीर है, उसकी बात सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे भी देखेंगे कि उसकी फॉलोइंग में क्या है। और बहसीते मोमिन, बहसीते मुसलमान, हुजूर इस्लाम का गुलाम और जनाते पीर ज़हीरुल हसन शाह बुखारी। इसका नाम है पीर ज़हीरुल हसन शाह बुखारी। ऐलान कर दिया कि जेड़ा बंदा फायद इच्छा जिन्हें मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल किया 10,000 शहीदों के खून से लत मारी है, जिन्हें मिर्जियां तबलीग की इजाजत दी है और फैसला रोक करके करोड़ों। मुझे नहीं समझ आता कि कौन से 10,000 इनके ऐसे मौलवी मर गए हैं जिनको ये शहीद कह रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि कौन सा फायज़ ईसा ने कानून पामाल किया, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये इस टाइम क्या फ्रॉड लगा रहे हैं असल में। ठीक है, और किस तरह से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं, और जिस तरह सलमान तासीर का कत्ल हो गया था उस तरह की कोशिश ये दोबारा कर रहे हैं। और ये बात कोई मुश्किल नहीं है कि इनकी इस नफ़रत अंगेज़ी की वजह से, इनकी इस बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई हुई की वजह से को वाकई काजी फायज़ ईसा को जाके मार दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने ये वही बकवास शुरू कर दी है जो ये किसी टाइम सलमान तासीर के ख़िलाफ़ किया करते थे। मुसलमानों दिल दुखाया है, जेड़ा बंदा एक तो इनका दिल ऐसे ही दुख जाता है ना, इनका दिल ऐसा कोई चिड़िया का दिल है कि हर वक्त ही दुखा रहता है। ये स्नोफ्लेक मेंटालिटी है इनकी, ये इस्लामी स्नोफ्लेकिज्म है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। और ये हर वक्त जो है ना ये छुई मुई बने रहते हैं कि ओह हमें छेड़ दिया, हमारा मज़हब छेड़ दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। मतलब समझ नहीं आती कि ये कोई पता नहीं कौन सी कंवारी, आई एम सॉरी ये मिसोजिनिस्ट सी बात है। मतलब ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने जो है ना वो नाजुक अंदामी बना ली है जो कि बहुत ही घटिया है असल में। ठीक है, इनके आप हुलिये देखें, शक्ल से ये मगरमच्छ लगते हैं और हरकतें ये नखरे जो हैं वो अल्लाह है अल्लाह जो है ना किसी बेचारी छोटी सी बच्ची वाले करते हैं कि हमारे जी जज्बात दुख के जी, हम तो पता नहीं मर गए, हमें तो पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, हमारे मज़हब का पता नहीं सत्यानाश हो गया, मर गए हम, पिटने पड़ जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये जो इनका रोना पीटना हर वक्त का आप देखते रहते हैं, ये सारा ड्रामा है। असल में इनकी सियासत उसके पीछे छुपी है। जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा, जो मैंने 400 पार के नाम से वीडियो बनाई है, जिसके अंदर पाकिस्तान में 400 नौजवान यंग बच्चे जो हैं वो इस टाइम बिहाइंड बार्स हैं इन जाहिलों की ब्लास्फेमी की एलिगेशंस की वजह से। के लिए मैं जाती तौर पे 1 करोड़ रुपया पेश कर। तो इस आदमी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर की कीमत 1 करोड़ रुपया लगा दी है। ये देखें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की स्टेट के 3 पिलर्स में से किसी एक के हेड के सर के ऊपर सर की कीमत इस तरह से लगा दी जाए, मगर इन्होंने लगा दी है। और मुझे वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िंदगी की फ़िक्र है। 100 बातों पे इख्तलाफ हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या बाकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, मगर इस तरह की सख्त नफ़रत अंगेज़ी, बहुत ही सख्त नफ़रत जो फैलाई जा रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पहले ही लीगल जस्टिस सिस्टम जो है वो किसी काम का नहीं है और 100 किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलता है, पर एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करता है। मगर इस तरह के लोग अब उसको बिल्कुल ही जो है वो उसको सत्यानाश करने के मूड पे हैं, उसकी इमारत को गिराने के दर पे हैं। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हैं। अभी बात करता हूँ आगे पहले जजों के साथ क्या हो चुका है। तो ये दूसरी वीडियो है जी, ये भी मौलवी बड़ा मशहूर है, यूट्यूबर भी है, ये भी बातें कर रहा है।
जिस मुसलमान को भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अजीज सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के 1 करोड़ के साथ 2 करोड़ मेरा भी मिला लिया जाए, 3 करोड़ रुपया इनाम देंगे। जिस मुसलमान 1 करोड़ उस ज़हीर का, और क्या है ये कि ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि 3 करोड़ रुपया हम उस शख्स को इनाम देंगे जो कि ये काम कर देगा। तो अब आप खुद सोचेंगे पाकिस्तान में इस तरह की खुल्लम खुल्ला, यानी चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान की स्टेट के 3 पिलर्स में से एक पिलर का हेड है इस टाइम, और उसकी जान को तहरीके लबैक की वजह से जो ख़तरा दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। और आप सोचेंगे अगर चीफ जस्टिस को ये इस तरह से धमका रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं तो आम लोगों का क्या है, आम जजेस और वकीलों का क्या। अभी उस पर बात करते हैं अभी कि आम जजेस और वकीलों को क्या मसाइल दरपेश रहते हैं, ये मैं सारे आपको भी बताता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पाकिस्तान में जब ब्लास्फेमी का मुकदमा होता है और वो मुकदमा अदालत में लगता है तो क्या मसला होता है। मैं आज आपको पूरी रुदाद सुनाऊंगा कि जब कोई बंदे के ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा लगता है और का केस हो जाता है और वो जेल जाता है और जेल के बाद उसका अदालत में केस चलने शुरू होता है तो उसके साथ होता क्या है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से कि उन लोगों के साथ हो क्या रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम देखते हैं अब एक और वीडियो। ये मौलवी, इसका मुझे नाम नहीं याद, ये कौन सा है। मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कोई हमारे साथ कोई शिकवा न करे, ये किसी शख्स का जाती मामला नहीं है। फटाफट सारे हजरात पहुंचे। मुमताज कादरी आज सारी, ये जब इन्होंने जुम्मे को जुलूस निकाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तो उस पर इन्होंने मुमताज़ कादरी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही घटिया लेवल की बात है, ये बड़ा मुश्किल है। ये देखें जिस तरह की नफरत इन्होंने फैला दी हुई है पाकिस्तान में कोई स्टेट मशीनरी, कोई शख्स जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहे वो इनके डर से काम नहीं कर सकता। अब ये मौलवी बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब अपनी ताकत के दवाम के लिए, अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए किसी भी लेवल पे ये ब्लास्फेमी लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमदियों के ख़िलाफ़ जो कानून इन्होंने बना रखे हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की असम्बलीज़ का ये कसूर है कि उन्होंने इस तरह के कानून बनाए जिनकी वजह से मौलवी सांप जो हैं बिल्कुल ही अजदहा बन गए हैं, वो एनाकोंडा बन चुके हैं इस टाइम। ठीक है, तो ये मौलवी सांप जितने भी हैं इस टाइम ये अजदहा और एनाकोंडा बन चुके हैं। अब तो भाई ये एक लाश से तो इनका पेट नहीं भरता ना। अब ये तो चाहते हैं कि रोज़ खून की नदियां बहें और लाशों का पूरा मैदान सजा हो, ये चाहते हैं। और हर शख्स को जो इनके रास्ते में आएगा, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान, तो बेचारे किसी खाते में नहीं आते। पुलिस वाले, सियासतदान, वकील, जजेस, ये किसी खाते में नहीं आते। हर शख्स को ये गुस्ताख, इस्लाम से मुनकर और उसके सरतन से जुदा की कीमतें ये लगाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार होता रहेगा। पाकिस्तान के पावरफुल लोगों को, इस जमात को, इसके गले में पट्टा डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो लिटरली ये पाकिस्तान को हाईजैक कर लेंगे और पाकिस्तान पहले ही एक क्योटिक सी स्टेट है, ये और ही बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। और ये याद रखेंगे, ये मौलवी इतने जाहिल हैं, इस कदर जाहिल हैं जमात बरेलवी के मौलवी, कि बस छोड़ ही दें आप। इनसे ज़्यादा जाहिल कोई भी नहीं है। इनको मतलब मैं बस आपको क्या कहूँ, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इनका कोई बिल्कुल सत्यानाश लोग हैं ये। ठीक है, बिल्कुल ही सत्यानाश है इनका ना, कोई हाल ही नहीं है। सभी मौलवियों का कोई हाल नहीं है, मगर बरेलवियों के मौलवियों पे तो कुछ ज़्यादा ही बरकत है शैतान की ना। ठीक है, शैतान की भी क्या कहें, शैतान तो किसी को अकल दे देता है, अल्लाह की ज़्यादा ही बरकत है इनके ऊपर। ठीक है, ये मसला है। दुनिया मान गई कि मुमताज कादरी ने जो किया था ठीक किया था। मुमताज़ कादरी पहले भी एक कातिल और घटिया शख्स था और आज भी है, और तुम जितने उसके पैरोकार हो, तुम उस हथियारे, उस कातिल, उस खूनी को, उस वैशी को जितना भी जस्टिफाई करोगे वो कभी जस्टिफाई हो नहीं सकता, क्योंकि जो उसने गंदा काम किया हुआ है वो गंदा काम तुम आज जितनी मर्जी इसको उसकी वाह वाह कर लो, तारीख़ ने उसका नाम स्याह तरीन स्याही से लिखना और वो एक लानती के तौर पे तारीख़ में लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाएगा, और तुम जितने उसकी वाह वाह कर रहे हो इसी तरह लिखे जाओगे। हम सॉरी, मैंने ज़्यादा सख्त वर्ड यूज़ कर दिया, मगर रियलिटी यही है। अदालतें बांझ हो जाती है और जब कानून इंसाफ नहीं करता फिर इल्म भी। तो ये बांझ मौलवी जिन्होंने पिछले
1400 साल से आज तक कोई काम की चीज़ पैदा नहीं की, इनसे बड़ा बांझ कौन होगा। ठीक है, इन मौलवियों ने, जिन्होंने असल में इल्म और खिरद और रवादारी और बर्दाश्त और मोहब्बत, इन सब की जितनी नदियां पाकिस्तान में बह रही थी उन सब को बंद कर दिया इन्होंने, सारे सौते इन्होंने फारग कर दिए हैं, कुछ नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तान में बांझ हो चुकी हैं, बांझ हो चुकी है पाकिस्तान की रियासत उन सब चीज़ों में, इन मुल्लाओं की वजह से। ठीक है, ये नफरत के चलते फिरते मीनार हैं ये मौलवी। ये किसी लेवल पे किसी तरह भी, ये जो जितने भी ये कछवे हैं, ये कभी भी किसी को चैन नहीं आने देंगे। ये बावले कुत्तों की तरह हर जगह फिरते रहते हैं, ये भौंकते रहते हैं, मस्जिदों के मीनारों से ये अपनी नफरत फैलाते रहते हैं और अवाम सुन सुन के वो भी पागल हो चुकी है। और पाकिस्तान एक पागलों का जत्था बन चुका है, जहाँ पे पागल इस कदर खुले फिर रहे हैं कि वो किसी पागल को भी बेचारे को नहीं छोड़ते, उसको भी मार देते हैं। मुमताज कादरी पैदा होते हैं, कोई आदमी कोई क्रेडिट नहीं है। अगर सबसे पीछे हमें चलना पड़ता है तो हम इंशाल्लाह सबसे पीछे चलते हैं, लेकिन इस हाँ, बुज़दिल जो है सबसे पीछे ही चलेगा ना, आगे थोड़ी चलेगा, बुज़दिल है। काश को रसूलुल्लाह के दीन की काश समझा जाए, खबरदार कोई शख्स पीछे ना हटे। अंजुमन ताजरान के दोस्त, तमाम सुन्नी तंजीमों के दोस्त, जितने लोग हैं सब काबिल ताजीम है। खोल के नारे लगा, नारा रिसालत। चलो जी, नारा रिसालत लगवा लो, बस ये इनके काम है असल में, और ये इनका सारे का सारा जो है ना सिलसिला है। तो अब आप एक और मसला इधर ज़िमनी तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। ये नबील अनवर ढक्कू कोई सहाफ़ी हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है इस बात पे, जो एक अहमदी शख्स था जिसके ख़िलाफ़ केस था, जिसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्विट किया है। तो सिर्फ इस सहाफ़ी ने उसे रिपोर्ट किया, और आप सोचेंगे किस तरह की धमकियाँ अब एक सहाफ़ी को दी जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं, गरीब आदमी। ठीक है, सहाफ़ी कोई मतलब वो नहीं होगा, ये मतलब मिडिल क्लास होगा। चलो आप कह लें कितनी कोई बड़ी 1 करोड़ की असामी होगा। 1 करोड़ की असामी क्या होता है, वो बेचारा इन मौलवियों के सामने कैसे कर। तो देखें किस तरह की नफरत उस शख्स के बारे में। ये मैं बाबा जी के मलंगों से खिताब है आपको। बाबा जी से मतलब खादिम हुसैन रिजवी। ठीक है, पता होना चाहिए, चकवाल में एक लिफाफा सियाफी नबील अनवर ढक्कू मौजूद है, जिस बदतरीन ने इस फैसले पे कादियानियों की हिमायत की है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, नबील या तू वापस आएगा या ये जवान तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके रख देगा। वो वक्त दूर नहीं, तुझे पता चलेगा। और सर्च करने पे पता चला कि तू ईद उल अजहा के मौके पे भी कादियानियों की हिमायत करता है। इस मौके पे भी तू बोल उठा कि बड़ा खास पैगाम और इंतहा पसंद तूने उस शाख को करार दिया है। तुझे पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा इंतहा पसंद दहशतगर्द वो है जो अकीदा खत्म नबूवत पे हमला करता है। तो जी ये इनका मसला है सारा, कि इनके लिए वही बात कि मज़हब में इनसे इख्तिलाफ अगर किसी का है, कोई और इंटरप्रिटेशन कर रहा है, किसी की और मजहबी सोच है, कोई किसी और मजहबी अकीदे या मज़हब से बिलोंग करता है, तो वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और जो उनके हक़ में बोलता है अहमदियों के कि उनके इंसानी हकूक़ हैं, उनको अपनी इबादत करने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको अपनी मस्जिद में कुरान रखने की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें अपनी मस्जिद पे मीनार बनाने की और मस्जिद बनाने की और उसमें अमन से इबादत करने की जिस भी तरह से वो बिलीव करते हैं उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये मौलवियों को ये बात बर्दाश्त ही नहीं है। ये लोगों को इसमें असल में मज़ा आ रहा है, क्योंकि जितना ये अहमदी और कादियानी का नाम ले ले के अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं, उतना ही ज़्यादा इनको ताकत मिलती है। ये ताकतवर हो रहे हैं पाकिस्तान में हर उस नारे के साथ जो कि ये अहमदियों के ख़िलाफ़ लगाते हैं, जो कि ये सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, इस तरह के नारे जितने भी ये लगाते हैं, ये याद रखें कि इनकी दहशत गर्दी में और इनकी ताकत में, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी दहशत गर्दी जो है ख़त्म नबूवत का इनकार है। भाई सबसे बड़े दहशत गर्द पाकिस्तान के तुम, जो किसी पागल बंदे को, किसी जहनी मरीज़ को भी नहीं छोड़ते। तो मैंने आपको भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी के ऊपर मुकदमा होता है तो होता क्या, क्योंकि मैं इन चीज़ों का विटनेस हूँ। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि मुकदमों में क्या होता है और किस तरह के मसाइल से अदालतों को और वकीलों को गुजरना पड़ता है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये होता है कि जी अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत का या तौहीन कुरान का मुकदमा हो जाए, या किसी अहमदी के ख़िलाफ़ शायर इस्लाम की यानी कुर्बानी या घर में कुरान रखना या किसी को अस्सलाम वालेकुम कहने का इल्ज़ाम लग जाए, तो उनके साथ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला तो काम ये होता है कि जी जब उनके ऊपर इल्ज़ाम किसी भी शख्स के ऊपर किसी भी तरह का ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है, तो सबसे पहला ख़तरा तो ये होता है कि कहीं उसको हजूम ही ना मार दे, कहीं मॉब लिंचिंग ना कर दी जाए। ठीक है, वो लोग लकी होते हैं जो अमन व अमान से जो थाने पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि वो लकी होते हैं, उन लोगों के मुकाबले में वो लकी होते हैं जिनको कोई हजूम मार देता है, जिनको लोग ये मुल्ले इकट्ठे होके बावले कुत्तों की तरह उनको पड़ जाते हैं। वो वाला मसला जो है ना वो ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि उसमें शख्स के पास सर्वाइवल की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको पहले 2 थप्पड़ पड़ गए ना, वो फिर बेचारा मर के ही उसकी जान छूटती है। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी के ऊपर अगर केस हो गया, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई और उसके ऊपर उन्होंने FIR दे दी, और उस FIR देने से उस शख्स को जेल ट्रांसफ़र करने तक किसी ने थाने पे हमला नहीं किया, तो फिर उस बेचारे के लिए एक बहुत ही लंबा थका देने वाला सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो शख्स को पहले तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको रिमांड पे रखा जाए। अगर फिज़िकल रिमांड वगैरह दे दिया जाए तो फिर उस बेचारे को 15 दिन 15 दिन 1 महीना मार पड़ती रहेगी और उसके ऊपर हर कोई हाथ साफ करेगा। ठीक है, यानी जो रिपोर्ट्स मैंने सुनी है उसके मुताबिक तो कोई चपड़ासी को चाय देने वाला भी है ना। आई एम सॉरी, मैं किसी पेशे को किसी शख्स की डेजिग्नेशन को गलत नहीं समझता, मैं सिर्फ एक डिग्री इस्टेब्लिश करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि पुलिस के ऑफिस में जो लोएस्ट ऑफ द लो है ना, वो भी आके उस बंदे को ठुड्डे और थप्पड़ मार के चला जाता है जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगता है। ठीक है, फिर अगर वो सही सलामत जेल पहुंच जाए तो जेल का मसला ये है कि जेल में स्पेशल वार्ड होता है ब्लास्फेमी के मुजरमों के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पहले ऐसा हो चुका है कि ब्लास्फेमी के कैदियों को पहले दूसरे कैदियों के साथ शुरू में रखा गया था, मगर वो उनको मारते हैं और लोग मर गए थे इस तरह से। ठीक है, फिर बड़ी स्पेशल केयर में रखा जाता है, क्योंकि ये 94 की बात है कि एक क्रिश्चियन आदमी था, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा हुआ, वो पहुंचा जेल में गया तो वो बेचारे को TB हो गई। अब जारी बात है उसे TB हो गई, तो TB के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेके जाया जाता था। ये पिंडी या लाहौर की बात है, मुझे अब सही तरह याद नहीं है। तो जब उसे हॉस्पिटल लेके जाना था तो पुलिस के ही एक गार्ड ने, जिसकी ड्यूटी ये थी कि वो उसे हॉस्पिटल लेके जाए और वापस आए, उसने उस बेचारे को गोली मार दी। ठीक है, तो ये वो पहला केस था जिसमें कानून के मुहाफिजों ने, जैसे कि उन्होंने जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों की हिफाजत करें और उनको वापस हिफाजत से लेके आए, उसने मार दिया। और सलमान तासीर का केस बेसिकली उस केस से इंस्पायर्ड ही है, क्योंकि मुल्लाओं को पता था और उस वक्त भी मुल्लाओं ने भड़काया था कि पुलिस वाले को इसको मारो, तो उसने मार दिया। ठीक है जी, तो अब मसला यह है कि एक शख्स जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा, अगर वो जेल पहुंच जाए और वो किसी तरह बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। देखें, जेल में हर किस्म का डॉक्टर नहीं होता। ठीक है, जेल में अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको दर्द की दवाइयाँ, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ डॉक्टर होगा वो दे देगा। आम तौर पे जेल के तमाम कैदी जिनको कोई बीमारी होती है, वो बीमार होते हैं सीरियस, उनको सरकारी अस्पतालों में लेके जाता प्रिजन वैन उनको लेके जाती है और वापस लेके आती है। ठीक है, तो इस तरह से कई लोग पहले भी मारे जा चुके हैं। और अब हालत ये है कि डयाला जेल में या लाहौर जेल में या कराची की जेल में अगर कोई ब्लास्फेमी लॉ का विक्टिम बीमार हो जाए तो उसको लेके जाना अस्पताल एक तकरीबन नामुमकिन बात है और बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती है, और कई लोग अंदर ही पड़े बीमार ही रहते हैं। ठीक है, और उनका इलाज नहीं हो पाता और लोग मर जाते हैं। ठीक है, चलें, अब ये मसला है। अब इसके बाद अगला मसला ये है कि कोई ब्लास्फेमी लॉ का जो विक्टिम है उसका केस कौन लेता है। पाकिस्तान में गिने चुने वकील हैं जो कि ये इस तरह के केसेस लेते हैं। हर वकील इस तरह के केसेस नहीं लेता। कई कचहरियाँ ऐसी हैं कि जिनमें कोई वकील होता ही नहीं है। मतलब जैसे फ़र्ज़ करेंगे आप जंग की कचहरी में चले जाएं, हो सकता है वहाँ पे कोई वकील ना हो जो कि ब्लास्फेमी का केस लेगा। ठीक है, और अगर कोई लेगा भी तो वो ना तजर्बाकार होगा, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं लड़ा होगा। बहुत सारे वकील, ज़्यादातर वकील ब्लास्फेमी के केस लेने से डरते हैं। ठीक है, और जो लेते हैं उनका शुक्रिया, उनको सलूट है, उनको दोनों हाथों से सलूट है। वो जितने दिलेर लोग हैं पाकिस्तान में उतना कोई भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे वकील हैं बेचारे जिनको रोज़
धमकियां मिलती हैं और उनको पुलिस की तरफ से एक गार्ड भी नहीं दिया जाता। और मैं एक ऐसे भी वकील को जानता हूं जिसे एक गार्ड दिया गया था, ठीक है, और उस गार्ड के पास जो बंदूक थी वो चलती नहीं थी। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। फिर आपको पता है कि राशिद रहमान साहब के साथ क्या हुआ। राशिद रहमान साहब पाकिस्तान के बड़े मायानाज वकील थे, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते थे। जुनैद हफीज़ का केस इनिशियली उन्होंने लिया था, ठीक है, और वो जुनैद हफीज़ का केस कई सालों से लड़ रहे थे। जुनैद हफीज़ के केस के मामले में बहुत बड़ा मसला यह है कि मुल्तान में यही तहरीक लब्बैक वाले पीरों और मौलवियों का गठजोड़ और बहुत से दूसरे मसलक भी इस कदर इन्वॉल्व हैं कि अगर जुनैद हफीज़ का केस के बारे में जो मैंने सुना है, अगर अदालत में केस लगता है तो ये जाके कमरा अदालत में कोर्ट रूम के अंदर नीचे दरियां बिछा के बैठ जाते हैं और पूरी ऊंची आवाज़ से लब्बैक या रसूल अल्लाह और गुस्ताख रसूल की सज़ा है हर तन से जुदा के नारे लगाने लग जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से इस सारी सिचुएशन की वजह से जुनैद हफीज़ का केस आज तक चल ही नहीं सका। और जिस भी जज की अदालत में केस लगता है वो कुछ अरसे बाद कहता है मैंने केस नहीं लेना, वो यहाँ तो वो छुट्टी पे चला जाता है, यहाँ छुट्टी पे नहीं जाता तो वो माजरत कर लेता है, वो केस को निकाल देता है अपनी अदालत से और केस चल ही नहीं पाया, ठीक है। जुनैद हफीज़ को भी कितने साल और लगेंगे, अदालत में कुछ भी नहीं। और जुनैद हफीज़ पे इल्ज़ाम क्या था? जुनैद हफीज़ पे सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि जुनैद हफीज़ ने सिर्फ एक पोस्ट फेसबुक पे लाइक की है, ठीक है, और मौलवियों ने उस बात को क्या बना दिया, मुल्ला मुनाफिक की आईडी जी जुनैद हफीज़ की थी। और मैं जानता हूं मुल्ला मुनाफिक कौन था, ठीक है, मैं खुद जानता हूं कि मुल्ला मुनाफिक कौन था। मैं पाकिस्तान में सब जितने भी ऐसे ब्लॉगर्स या एक्टिविस्ट रहे हैं सोशल मीडिया पे जो किसी वक्त पे मशहूर रहे हैं इस्लाम पे तनकीद की वजह से या मज़हब पे तनकीद की वजह से, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, ठीक है, जितने भी हैं, मतलब बड़े बड़े जितने पुराने वक्तों के एथियस्ट हैं, मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है। शायद ही कोई बंदा है जिसको मैं नहीं जानता, और जिसको मैं नहीं भी जानता उसको भी मैं सिर्फ एक कनेक्शन अवे हूँ कि मैं सिर्फ एक बंदे को कॉल करूँ तो वो उस बंदे को जानता, ठीक है जी। मैं सबको जानता हूँ और मुझे अच्छे तरीके से पता कि मौलवी उस्तरा कौन था, ठीक है, और वो जुनैद हफीज़ तो नहीं था। इन्होंने जुनैद हफीज़ पे मौलवी उस्तरा डाल दिया, ठीक है। और अब मसला यह है कि जुनैद हफीज़ को पिछले 10 साल से आज तक बेल नहीं मिल सकी, ठीक है। तो अब अगली बात यह है कि राशिद रहमान साहब ने जुनैद हफीज़ का केस लिया था। राशिद रहमान साहब को चैम्बर में आके इन लोगों ने गोली मार दी, ठीक है, और राशिद रहमान साहब की डेथ हो गई। वो एक बहुत ही दिलेर आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, ठीक है, और राशिद रहमान साहब को बहुत अरसे से धमकियां मिल रही थी इस बारे में कि आप जुनैद हफीज़ का केस छोड़ दें, मगर वो जवान आदमी, वो दिलेर आदमी जो वाकई एक दिलेर आदमी था, उसने अपने पेशे के साथ ईमानदारी करते हुए एक मजलूम का साथ देते हुए अपनी जान दे दी, जैसे सलमान तासीर ने दी थी, ठीक है। तो राशिद रहमान असल में, राशिद रहमान एक हीरो है उन मजलूम पाकिस्तानियों के लिए जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, ठीक है। और राशिद रहमान वो शख्स है जो कि बहुत ही टेरेबल ऑड्स के खिलाफ एक बहुत बड़े पिलर के तौर पे खड़ा था। जितना बड़ा नाम, मतलब राशिद रहमान इज़, आई थिंक, जो ह्यूमन राइट सर्कल्स के लोग हैं वो तो राशिद रहमान साहब की खूबियों को या उनकी जद्दोजहद को या उनकी कुर्बानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर जो लोग नहीं जानते, राशिद रहमान साहब हाईली अंडररेटेड हैं। लोगों को नहीं पता, हमें सलमान तासीर का पता है, हमें शहबाज भट्टी का पता है, हमें आसमा जहांगीर का पता है, हमें बहुत से और लोगों का पता है, ईदी साहब का पता है, मगर राशिद रहमान साहब का लोगों को नहीं पता। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट पाकिस्तानी, ब्रिलियंट पाकिस्तानी, जैसा एक आइडियल पाकिस्तानी होना चाहिए, जिसे इस धरती के बेटों का दर्द है, वो पाकिस्तानी अगर कोई था। और ये नहीं कि उस बंदे के पास कोई बहुत ताकत थी, कोई बहुत पैसे थे, कोई उसका कोई सिला मिला, उसको बेचारे को सिला यही मिला कि उसको एक सीने में गोली मिली, ठीक है। तो ये चीज़ है, मगर ये ही ना आप समझें कि इस मामले में सिर्फ वकील ही मरे हैं और वकील ही ख़तरे में हैं। उन सब वकीलों को सलाम है जो आज भी बेचारे ब्लास्फेमी के विक्टिम्स के केस लड़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी अहमदी कम्युनिटी के शहरी हों, उनके केसेस वो लड़ रहे हैं बड़ी दिलेरी से, ठीक है। और इधर पाकिस्तान में मैं तो कई बार सोचता हूँ अहमदिया कम्युनिटी के भी लॉयर्स हैं जो कि केस लड़ते हैं, अहमदियों के भी और नॉन अहमदीज़ के भी लड़ते हैं,
मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था जब मुझे पता चला था कि अहमदिया कम्युनिटी का लॉयर नॉन अहमदी का ब्लास्फेमी केस लड़ रहा था। ठीक है, तो अब मसला ये है कि वो लोग भी हैं और वो बेचारे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि वो बेचारे पाकिस्तान में रहते हुए कैसे केसेस लड़ रहे हैं। वो भी बड़े दिलेर लोग, ठीक, और हैट्स ऑफ टू देम। फिर इसके बाद कई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी वकील हैं जो कि लड़ते हैं केसेस, ठीक है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी, पर लड़ते हैं। मगर मैं आपको एक और भी वाक़या बता दूं कि ये लेट 80s की बात है। एक हाफिज़ कुरान था, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा हो गया था और जज उसका मुकदमा सुन रहा था, और जज ने किसी बंदे से ये बात की कि मैंने उसको छोड़ देना है क्योंकि वो बंदा बेगुनाह है। और इस बात का जब पता मौलवियों को चला तो मौलवियों को कोई करिंदा आया और उसने आके जज के चेंबर में आके जज को गोली मार के चला गया। ठीक है, तो ये सारे मसले पाकिस्तान में हो चुके हैं। ये मत आप समझें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जान खतरे में आ चुकी है इन मौलवियों की वजह से, और ये बहुत ही गलत सिचुएशन है। मगर अब आपको मैं ज़रा बताता हूँ कि केस हुआ क्या है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। ये फ्राइडे टाइम्स की न्यूज़ है, जब मैं पढ़ूंगा, देखें बहुत से और न्यूज़ आउटलेट्स इधर उधर मुझे इंडियन और आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल, मगर मैं चाहूँगा कि फ्राइडे टाइम्स की ही पढ़ी जाए ताकि पाकिस्तानी अखबार से पता लगे। और जितनी कंप्लीट रिपोर्टिंग फ्राइडे टाइम्स ने की है इतनी किसी ने भी नहीं की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बैकफायर्स ओवर एंटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा कैंपेन। तो जो कैंपेन चलाई जा रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। इन अ प्रेस रिलीज द टॉप कोर्ट सेज रनिंग अ कैंपेन टारगेटिंग judges or the courts under the guise of criticism without adopting the constitutional route of review violates right under Article 19। तो इसमें क्या कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेजा तनकीद करना और सुप्रीम और फ्री स्पीच को अंडरमाइन करने की कोशिश करना, और ये काम ना करना कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर की जाए कि जी आपने ये डिसीजन दिया, इस पे हम इसे करना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के सरों की कीमत लगाई जाए और नफरत फैलाई जाए उनके बारे में। तो उसे कंडेम किया सुप्रीम कोर्ट ने। असल में अब केस हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से नजर आए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे फायर्ड बैक एट द concerted campaign that has been raging against Chief Justice Qazi Faiz Issa on various mediums for the past few days। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया, ठीक है, जो कि घटिया किस्म की कैंपेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ विशियस campaign in recent days where he was accused of becoming partisan and siding with members of Ahmadiyya community by granting bail to a man in 2022 केस। तो 2022 का जो एक केस था जिसमें एक शख्स को सज़ा सुनाई गई थी 2022 में, उस केस के ऊपर फैसला दिया। इन द 5-page जजमेंट फ्रॉम लास्ट वीक विच ओनली बिकेम सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया दिस वीक, जो पिछले हफ्ते फैसला दिया गया था उसके ऊपर इस हफ्ते सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की गई, इंक्लूडिंग अ वीडियो मैसेज फ्रॉम जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, चीफ मौलाना फजलुर रहमान। तो एक फजलुर रहमान ने भी बयान दिया हुआ है, ठीक है जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ईसा हैड ग्रांटेड बेल द प्लांटिफ हु हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोस्क्राइब्ड बुक लिंक टू द अहमदिया फेथ द तफसीर सगीर। तो तफसीर सगीर के नाम की एक किताब थी जो कि शायद मुबैना तौर पे शख्स के पास से निकली थी या उसने प्रिंट की थी, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि जी वो प्रिंट करके लोगों को दे रहा था। ये बात जो है ना गलत है, जहाँ तक मुझे पता है कि उसने अपने पास रखी हुई थी, जिसके ऊपर इन्हों को तकलीफ होगी। इन्होंने कहा ये अहमदी कुरान की तफसीर कैसे कर रहे हैं। तो भाई ये इतने जाहिल मौलवी हैं भाई। आज के दौर में अगर कोई किताब प्रिंट ना भी करे, उसके मोबाइल में PDF फॉर्मेट में हो, तो तुम उसको रोक लोगे। तुम कहते हो अहमदी अपने घर कुरान ना रखें, तो अगर PDF फॉर्मेट में Quran.com पे अहमदी जाएगा तो Quran.com पहले उसके खतने चेक करेगा कि तू अहमदी है कि नहीं, ठीक है। Quran.com ने तो नहीं उसे नो कहना। तो तुम मौलवियों को क्या मौत आई है, इनको नहीं पता कि कुछ भी नहीं कर सकते अब ये। अगर कोई अपना मटीरियल प्रिंट कर भी रहा है तो तुम रोक लोगे।
भाई स्टैनिक वर्सेस पाकिस्तान में बैन है ना, आज मैं अपने मोबाइल में रख के पाकिस्तान में फिरता रहूँ, कोई क्या कर लेगा? इन मौलवियों को पता लगेगा? ठीक है, इन मौलवियों को तो मैं कहता हूँ लूज मोशन लग जाए अगर इनको पता लगे कि इंटरनेट के ऊपर और लोगों के मोबाइलों में इस्लाम के बारे में क्या क्या कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, और इनको वो लूज मोशन क़यामत तक कभी ठीक नहीं होंगे। सही है, अगर इनको पता लग जाए। और ये ना समझेंगे इनको पता नहीं है, ये मुनाफिक हैं, घटिया लोग। इनको पता है कि क्या क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ और क्या क्या अहमदी मटीरियल इंटरनेट पर पड़ा है, मगर मसला यह है कि मैंने आपको बताया ना, ये सब पावर ग्रैब की एक स्ट्रैटेजी है। अहमदियों के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत के मुकदमे, दिन रात उसके ऊपर कुत्तों की तरह भौंकना, ये पावर ग्रैब की एक स्ट्रैटेजी है। इनको नज़र आ रहा है कि ये रास्ता है हमारा तख्त तक जाने के लिए। ठीक है, लोगों को तख्ते तक पहुँचाएँ, तख्तादार तक, और हमारा तख्त तक जाने का रास्ता ये। द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द प्लेंटिफ वाज चार्ज्ड अंडर सेक्शंस 298C एंड 295B ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड के 298C और 295B के तहत उस शख्स पे मुकदमा हुआ था। बट नाइदर द FIR नॉर द चलान फाइल्ड बाय द पुलिस शो द प्लेंटिफ हैड कमिटेड द ऑफेंसेस फॉर विच ही वाज चार्ज अंडर द साइटेड सेक्शंस। तो ना तो FIR में और ना चलान में ये दफात शामिल की गई थी जिनकी बेस पे तहरीक लब्बैक वाले ये सोच रहे हैं कि ये शख्स की ये सज़ा बनती है। मोर ओवर इट नोटेड दैट द प्लेंटिफ हैड बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शंस ऑफ लॉ विच केम इनटू इफेक्ट इन 2021। यानी उसके ऊपर जो FIR काटी गई थी उसमें वो शिकें शामिल की गई थी जो पास ही 2021 में हुई थी। यानी कोर्ट को इस बात का एविडेंस मिला कि जो उस शख्स के खिलाफ चलान पेश किया गया था उसमें टैंपरिंग की गई थी और वो इलीगल चलान था। ठीक है, कि वो कानून की शिकें उसके अंदर शामिल की गई थी जो कि इफेक्टिव ही 2021 में जिनका इतलाक हुआ था। ठीक है, अब जारी बात है उस पर शायद मुकदमा 2019 में बना था। ठीक है, इवन दो द एक्शंस ही वॉज बीइंग परसिक्यूटेड फॉर एलिजिडली टुक प्लेस इन 2019। तो 2021 में पास होने वाला लॉ 2019 के मुकदमे पे इन जाहिलों ने लगाया और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि वो बंदे को छोड़ा क्यों गया या उसे बेल क्यों दी गई। ओ भाई, जब कानून ही पास नहीं हुआ था 2019 में वो वाला, तो तुमने कैसे ये समझ लिया कि अदालत जो है वो 2021 में पास होने वाले कानून के बेस के ऊपर उस शख्स को 2019 के मुकदमे में सज़ा दे देगी? भाई, जब कानून बाद में पास हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता ना कि उसको पीछे के वक्त में अगले कानून की बेस पर सजा दे दी जाए। ये तो कानून के असूलों के खिलाफ है। ठीक है, मगर जाहिर बात है इन जाहिल मुल्लाओं को कौन समझाए, और जाहिल मुल्लाओं को तो शायद पता है मगर जो इनके जाहिल फॉलोअर्स हैं उनको कौन बताए। ठीक है, विद द कोर्ट डिलीटिंग मल्टीपल सेक्शंस फ्रॉम द चार्जशीट। तो कोर्ट ने जो है जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें से बहुत से सेक्शन डिलीट करवा दिए, क्योंकि जाहिर बात है 2019 के मुकदमे 2019 के मुकदमे में 2021 का कानून कैसे लगा सकते हैं आप? The relevant section under which the plaintiff should have been charged prescribed a maximum punishment of 6 months। और असल में जो असूली तौर पे वैलिड शिकें या जो उसके खिलाफ जो आर्टिकल्स लगते थे कॉन्स्टिट्यूशन के या पीनल कोड के, उनके मुताबिक उस बेचारे की सज़ा सिर्फ 6 महीने बनती थी 295 मतलब जो कानून था उसके मुताबिक। ठीक है जी। However, he had already spent twice that time in detention awaiting adjudication। तो यानी वो अपनी इंसाफ के इंतज़ार में ऑलरेडी अपने मुकदमे के लगने के इंतज़ार में 1 साल जेल में गुजार चुका था उस मुकदमे के लिए जिसकी सज़ा ही 6 महीने थी। तो चीफ जस्टिस ने उसको बेल दे दी। ठीक है, in the press release issued on Thursday, the Supreme Court addressed the specific issues and criticisms of the verdict। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं है। ठीक है, the court noted that incorrect reporting of decision of Supreme Court in the electronic, print and social media is causing misconceptions and perception is being created as if Supreme Court had violated the Second Amendment definition of Muslim and crimes against religion and has asked to eliminate the relevant legal provisions। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के मुताबिक जो इस मुसलमान की डेफिनेशन है और जो मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम की डेफिनेशन है उसकी वायलेशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने खुद। द कोर्ट एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस इट्स वर्डिक्ट। कोर्ट ने अपने फैसले की
वजह बताई कि क्यों उसने किया, एडिंग दैट द प्लेंटिफ वाज ग्रांटेड बेल पर इस्लामिक इंजंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द लॉ। ने कहा कि जी इस्लाम के असूलों के मुताबिक और दस्तूर की प्रोविजंस के मुताबिक जो हैं उसके मुताबिक दिया गया। द एपेक्स कोड फर्दर ऑफर्ड दैट इफ एनीवन बिलीव्स दैट एनी मिस्टेक हैज बीन मेड in representing the Islamic principle or the constitutional or legal provisions in a verdict, then they must point them out by following a set of legal procedures। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने गलत फैसला किया है तो पूरे कानूनी तौर पे आके ये हमें बताओ कि क्या है, और एक लीगल प्रोसीजर है, तुम पिटिशन दायर करो कोर्ट में। The Supreme Court has not stopped anyone from filing or reviewing a petition in the past, nor will it do so in the future, the release stated। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि तहरीक लबैक वाले आके पिटीशन फाइल करें, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट फर्दर आउटलाइंड अ लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ इट्स जजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बताया कि ये क्रिटिसिज्म किए गए हैं उसकी जजमेंट पे। इट नोटेड दैट देयर इज नो बार ऑन क्रिटिसाइजिंग जजमेंट्स of the top court, but reminded that these criticisms should be expressed in a reasonable manner। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी आप हमारे फैसलों पर तनकीद करें मगर एक अच्छे तरीके से करें। But to criticize without adopting constitutional path of review or to turn campaign against judges or the judiciary on the pretext of criticism is regrettable and violates the principle of free speech entrusted under the article 19 of constitution, the top court filed। तो इन्होंने क्या कहा कि जी इस तरह की कैंपेन जो है वो बहुत गलत है और ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्री स्पीच का हक देता है उसके खुद खिलाफ जा रही है। इट वांट दैट सच क्रिटिसिज्म शुड डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर ऑफ द स्टेट। तो जाहिर बात है कि जो दस्तूरी पिलर है स्टेट का उसको नुकसान पहुंच रहा है इसकी वजह से, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल। और जाहिर बात है कोर्ट का काम है कि वो लोगों के कानूनी हकूक़ की हिफाजत करे, ठीक है। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल कंडेम्स पे कैंपेन अगेंस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ईसा। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पे कहा है। द पाकिस्तान बार काउंसिल on Thursday strongly condemned the malicious and slanderous campaign against Chief Justice Issa। तो बार काउंसिल ने भी फिर कहा कि जी ये हम कंडेम करते हैं जो कि इतनी घटिया किस्म की कैंपेन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ चलाई जा रही है। इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन रियाजत अली सहर and executive committee chairman Farooq Hamid Naik stated that the campaign was designed to bring the Supreme Court into disrepute and make the Chief Justice of Pakistan vulnerable by deliberately attempting to distort a decision of the apex court। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि जी जो बार काउंसिल के ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि जानबूझ के कैंपेन चलाई जा रही है ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में डाला जाए, ठीक है जी। द कोर्ट्स डिसीजन कांट बी अलाउड टू बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अब बात वही है जो मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ और इस वीडियो में फिर कर रहा हूँ कि तहरीक लबैक इस सब को पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ करती है। ये जो हैं ये लोगों को मार के खुद तख्त तक जाना चाहते हैं, ये तख्तादार को यूज़ करते हुए खुद तख्त पे बैठना चाहते हैं। एंड सम एलिमेंट्स हैव यूज्ड कंप्लीटली फॉल्स एंड फोर्ज्ड इंफॉर्मेशन टू इंसाइट वायलेंस एंड हेट्रेड। क्या जी इन्होंने हेट्रेड और वायलेंस इससे फैलाया, द स्टेटमेंट रेड, ठीक है। इस चीज़ के लिए द पाकिस्तान बार काउंसिल डिमांडेड दैट द अर्जेंट एंड रोबस्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन द डेंजरस एंड नेफेरियस कैंपेन। तो इस इंतहाई ख़तरनाक और घटिया कैंपेन के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ रोबस्ट एक्शन लेना चाहिए। टू मिलायन द जुडिशियल सिस्टम एंड क्रिएट मिसट्रस्ट अपॉन जजेस सो एज टू इरोड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो क्या है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, जजेस के ऊपर मिसट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, विच इज़ टेंटमाउंट टू क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स, जो कि कोर्ट के काम के रास्ते में रोड़े अटकाने के बराबर है, ठीक है, इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान एंड टार्निशिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बातें थी सारी जो कि बार काउंसिल ने भी अपनी स्टेटमेंट में कही और आपने सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट की डिटेल्स देख ली, आपने जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग भी देख ली,
आपको मैंने ये समझा भी दिया कि पाकिस्तान में कितना मुश्किल है इन सारी चीज़ों से डील करना, और ख़ास तौर पे इस तरह की शिद्दत पसंद दहशत गर्द इस्लामी जमातों की वजह से। तहरीक लब्बैक असल में इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। रोज़ पीटीआई के ऊपर या और जमातों पे पाबंदी की बातें होती रहती हैं, जिस जमात के ऊपर फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए वो ये जमात है। और इसके करता धरता जो है, ये जितने लोग इधर ये बावले कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, इन सबको जेल के अंदर होना चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान में किसी किस्म की सिचुएशन बेहतर होगी। और याद रखेंगे, इन बावले कुत्तों को अगर जल्दी पट्टा ना डाला गया तो अगले 2 साल में इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सर पे चढ़ के नाचना है। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अगले 2 साल में, ठीक है। अगली गवर्नमेंट आने से पहले पहले इन्होंने इस काम को इतना बढ़ा देना है। और मेरे ख्याल में अभी आप बहुत सी मॉब लिंचिंग्स देखेंगे, आप हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कत्ल भी देख लें। आई होप कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ ऐसा ना हो, बट ही इज़ ऑन दैट रिस्क राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ ऐलान कर दिया कत्ल का, बल्कि सर की कीमत भी लगा दी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान एक बहुत ही ख़तरनाक बंद गली में दाखिल होता जा रहा है इस जमात की वजह से। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है इस जमात को 2014 में लॉन्च करने की, ठीक है। और अब भी वो इनको ताकत दे रहे हैं और इनके गले में पट्टा नहीं डाल रहे। नहीं डालेंगे तो याद रखें कि चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये आखिर पे फ़ौज के गले भी पड़ेंगे, ठीक है। फ़ौज के पास अब वो ताकत और वो जो एक नेकनामी है ना, वो रह नहीं गई। हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट सोसाइटी का ऐसा होगा जो कि फ़ौज के लिए वाकई एक रियल दर्द सर बन जाएगा, हम नहीं जानते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें समझ आई होंगी। जाने से पहले इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो के ऊपर ज़रूर अपने कमेंट्स छोड़िएगा। हो सकता है कुछ बातें मुझसे मिस हो गई हों इस सारी सिचुएशन की, हो सकता है कुछ डिटेल्स मैं ना जानता हूं जो आप जानते हो। ज़रूर उन्हें कमेंट में लिखिएगा और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें कि आप क्या समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन क्या है। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। आप इस चैनल को, जितने भी लोग इस चैनल की फ़िलासफ़ी से, इसके एक्टिविज़म से एग्री करते हैं, आप लोग इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन के ऊपर चैनल की मेंबरशिप सिर्फ $3 से शुरू होती है। इस चैनल की अपनी यूट्यूब मेंबरशिप भी सिर्फ $3 से शुरू होती है। आप ज़रूर सपोर्ट करें अगर आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। आदाब। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।